आज हम लोग देखेंगे रिसोर्सेस क्या होते हैं। कोई भी चीज जो हमारे सराउंडिंग में है वो हमारे मतलब ह्यूमन नीड्स को फुलफिल कर रहा है, उसको रिसोर्स बोलते हैं। इसका कोर फॉर्मूला होता है ऑब्जेक्ट प्लस ह्यूमन यूटिलिटी इज इक्वल टू रिसोर्सेस। तो इसमें क्या होता है कि जैसे वाटर जो है एक कंपाउंड है H2O, नेचर में वो एक कंपाउंड है, लेकिन जब हम लोग उसको पानी पीने के लिए या फिर इरिगेशन के लिए या इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज करते हैं तो वो कंपाउंड जो H2O है वो एक रिसोर्स बन जाता है। यह जानने के लिए कि रिसोर्सेस कैसे काम करते हैं हम लोग उसको तीन मेजर ग्रुप्स में बांटते हैं। पहला नेचुरल रिसोर्सेस, दूसरा ह्यूमन मेड रिसोर्सेस और तीसरा ह्यूमन रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्सेस वो होते हैं जो हम लोग नेचर से डायरेक्टली मिलते हैं और उसका हम लोग कुछ ज़्यादा मॉडिफिकेशन किए बिना उसका यूज कर सकते हैं उस रिसोर्स का। रीन्यूएबल रिसोर्सेस क्या होते हैं कि जो रिसोर्सेस ये खत्म नहीं हो सकते हैं, खत्म हम लोग नहीं कर सकते हैं, उसको ये रीन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी और वाटर। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो रिसोर्सेज लिमिटेड स्टॉक में हैं और वो अगर खत्म होते हैं तो उसको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। फॉर एग्जांपल कोल, पेट्रोलियम, गैस, कोल गैसेस में जैसे नेचुरल गैस, वो सबको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। अगर वो एक बार खत्म हो जाते हैं तो फिर से वापस आने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे। अब ह्यूमन मेड रिसोर्स। जब ह्यूमन कोई चीज को मतलब कोई नेचुरल चीज को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं और ओरिजिनल फॉर्म से चेंज कर देते हैं जिससे वो कुछ नया बन जाता है और वो यूजफुल हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स। फॉर एग्जाम्पल एक्सट्रैक्टिंग आयरन ओर टू बिल्ड रोड्स, ब्रिजेस, मशीनरी एंड व्हीकल्स। Technology itself is a human-made resource. Human resources, the physical strength, size and mental abilities of population, उसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्सेस। ह्यूमन जो है वो बस कंज्यूमर्स नहीं है रिसोर्सेस के, वो क्रिएटर भी हैं। ह्यूमन बींग्स आर अर्थ्स ग्रेटेस्ट एसेट। कैसे? ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो जो नेचर से रॉ मटेरियल या अनरिफाइंड मटेरियल्स मिलते हैं उसमें कुछ वैल्यू ऐड करते हैं और जैसे प्रोसेसिंग के थ्रू। यहाँ पर एक लो वैल्यू स्टेट है, एक हाई वैल्यू स्टेट है। लो वैल्यू स्टेट का मतलब होता है अ ब्लॉक ऑफ वुड और रॉ मटेरियल इन अ फील्ड। अगर उस वुड को ह्यूमन कुछ वैल्यू ऐड करता है तो वो वुड से डिजाइनर फर्नीचर बन जाता है, या फिर जो कॉटन है वो एक क्लोथ बन जाता है, तो उसमें हम लोग उसको हाई वैल्यू स्टेट बोलेंगे। जब ह्यूमन बींग्स देखे कि सूरज से और जो पानी है डैम से, उससे बहुत तेज धारा आ रही है, तो उससे वो लोग इलेक्ट्रिसिटी और सोलर पैनल्स बनाए, अपना ह्यूमन इनोवेशन दिखाए। तो ये सब कमाल है ह्यूमन इनोवेशंस का, ह्यूमंस माइंड का।
कोई भी रिसोर्स स्टैटिक नहीं है। इसका मतलब है कि जो रिसोर्स आज है, जितना हम लोग के पास नॉलेज है उसका यूज करने का, हो सकता है कि आगे आने वाली जनरेशन उसी रिसोर्स का हमसे ज्यादा कुछ यूज कर पाए। तो यही सब कारण की वजह से हम लोग मतलब ह्यूमन बींग्स अर्थ के ग्रेटेस्ट एसेट हैं। टर्निंग पॉपुलेशन इनटू एन एसेट, ह्यूमंस ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मतलब HRD। इसमें क्या है कि जैसे या तो जो पॉपुलेशन है वो एसेट बन जाता है और नहीं तो लाइबिलिटी बन सकता है। हम लोग को अगर एसेट बनाना है पॉपुलेशन को, तो उसके लिए हम लोग को 3 पिलर्स इन्वेस्ट करना होगा उस पॉपुलेशन पर। पहला है एजुकेशन, दूसरा है हेल्थ और तीसरा है स्किल एंड ट्रेनिंग। एजुकेशन, एजुकेशन जो है वो एक साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग देता है और नेचर के प्रति हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हम लोग को समझ में आता है कि हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हम लोग को एजुकेशन जरूरी है। हेल्थ, हेल्दी माइंड और हेल्दी बॉडी हाई इफिशिएंसी के साथ काम कर सकता है, लेकिन एक अनहेल्दी पॉपुलेशन कैन नॉट अचीव और engage in resource development। और फिर लास्ट है स्किल एंड ट्रेनिंग, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग लाइक इंजीनियरिंग, फार्मिंग टेक्निक्स और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डायरेक्टली इंक्रीजेस द क्वालिटी एंड स्पीड ऑफ रिसोर्स क्रिएशन। तो इससे एक ब्यूटीफुल सा कंक्लूजन निकला है कि नेचर जो है वो एक कैनवस प्रोवाइड कर दिया है, लेकिन हम लोग ह्यूमंस आर द आर्टिस्ट। जो ह्यूमंस है उस कैनवस पर पेंट कर सकता है। ह्यूमन के बिना जो अर्थ का मटेरियल है, वाटर है, मिनरल्स है और फॉरेस्ट है, वो रिमेन लॉक्ड रहेगा और अनयूटिलाइज्ड रहेगा। तो इसीलिए ह्यूमन माइंड इज अल्टीमेट ड्राइवर ऑफ ग्लोबल डेवलपमेंट। ह्यूमन का जो नीड है वो कभी भी खत्म नहीं हो सकता है, और जो बेसिक नीड अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो उससे हायर लेवल का उसको नीड चाहिए होता है। ठीक है, तो अभी जो सोसाइटी है, मतलब कि मैं मॉडर्न वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, तो जैसे पहले एंशियंट टाइम था उसमें सिर्फ सर्वाइवल नीड्स चाहिए होता था, लेकिन अभी हम लोग लाइफस्टाइल और इफिशियंसी नीड्स की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर एक टेबल बना हुआ है। इसमें क्या है कि जो पहले जो एंशियंट टाइम के लोग थे और जो अभी मॉडर्न टाइम के लोग हैं, उसमें कुछ डिफरेंसेस बताए गए हैं। पहला है कि फूड, क्लोथिंग और शेल्टर में। तो फूड में जैसे कि पहले रॉ ग्रेन्स, लोकल वेजिटेबल्स और बेसिक होम कुक्ड मील्स, वो लोग को उन लोगों का हंगर जो था वो सेटिस्फाई कर देता था, एंशियंट लोगों का। लेकिन अभी जो है हम लोगों को न्यूट्रिशन वैल्यू चाहिए, वैरायटी चाहिए, प्रोसेस्ड फूड चाहिए, ऑर्गेनिक लेबल्स चाहिए। और अभी तो हम लोग फूड को भी ऑनलाइन ऐप से ऑर्डर कर रहे हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं कि क्लोथिंग में क्या क्या चेंजेस हुए एंशियंट टाइम से अभी का मॉडर्न टाइम में। तो जो एंशियंट टाइम में कपड़े थे वो सिर्फ प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेदर, तो वेदर से प्रोटेक्शन के लिए चाहिए होता था, मतलब हीट, कोल्ड या रेन से बचने के लिए। तो वहां पर सिंपल कॉटन और वुलन हैंड स्टिच्ड क्लोथ उन लोगों का काम कर देता था।
लेकिन अभी जो है फैशन इंडस्ट्री बहुत आगे बढ़ चुका है। हम लोगों को अभी न्यू न्यू फैशन चाहिए, ब्रांड्स का चाहिए कपड़ा, और जो इंडस्ट्रीज है फैशन का, वो अभी ई कॉमर्स में तेजी से ड्राइव इन हो रही है। अब हाउसिंग मतलब कि शेल्टर की तरफ बढ़ते हैं, हाउस की तरफ। तो पहले जो लोग थे वो लोग को सिर्फ एक रूफ चाहिए होता था, जिसमें वो रेन से या फिर जो जानवर से, वाइल्ड एनिमल्स, उनसे बच सके। एक मिट्टी का घर बना रहता था, उससे वो लोग सेटिस्फाई हो जाते थे। लेकिन अभी जो मॉडर्न घर हैं वहां पर हम लोगों को वाईफाई चाहिए, एयर कंडीशनिंग चाहिए, और जो और भी चीजें जैसे मॉडर्न प्लम्बिंग एक्सेट्रा, ये सब कुछ चाहिए। तो जो पहले काम हो जाता था रोटी कपड़ा मकान में, वो अभी नहीं हो पाता है। हम लोगों को और भी चीजें चाहिए, जैसे कि एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट, हेल्थ केयर और वेलनेस, डिजिटल कनेक्टिविटी चाहिए, जो कि न्यू बेसिक नीड है, और रैपिड ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट में जैसे पहले हम लोग को सिर्फ फैमिली ट्रेड ये तक जान लेते थे तो जीवन चल जाता था, वो सब सीख लेते थे, जोड़ घटाव, तो उससे काम हो जाता था। लेकिन अभी जो है हम लोगों को फॉर्मल स्कूलिंग, कॉलेज डिग्रीज और डिजिटल स्किल्स जैसे कि कोडिंग और डाटा हैंडलिंग आना चाहिए, वो नेसेसरी है हम लोग के लिए। पहले जो लोग थे उन लोगों को फीवर होता था तो उसका ट्रीटमेंट हो जाता था। अभी की जो मॉडर्न एज है वहाँ पर और भी जो बीमारियां हो रही है, जैसे कि मेंटल हेल्थ, तो उसके लिए मेंटल हेल्थ केयर बनाया हुआ है, लाइफ सेविंग सर्जरीज है, फिटनेस रिसोर्सेस हैं जैसे कि जिम है, ये सब कुछ मॉडर्न एज में है। अभी जो है स्मार्टफोन जो है वो, या फिर कंप्यूटर जो है वो कोई लग्जरी नहीं है, वो हम लोग का नीड है। जैसे कि इंटरनेट, स्मार्टफोन और कंप्यूटर्स अभी लग्जरी नहीं है। अभी हम लोग उसका यूज करते हैं एजुकेशन में, बैंकिंग में, काम में अपने, और कम्युनिकेशन में। ठीक है। और फिर रैपिड ट्रांसपोर्टेशन, जैसे एक जगह से दूसरी जगह क्विकली जाने के लिए मेट्रो ट्रेन्स हैं, फ्लाइट्स हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्स ग्रोथ। जो टेक्नोलॉजी है वो क्रिएट कर रहा है न्यू डिजायर्स को। मतलब कि टेक्नोलॉजी डज नॉट जस्ट फुलफिल ओल्ड नीड्स, इट क्रिएट्स इस इंटायरली न्यू वंस। जैसे कि पहले इंटरनेट का हम लोग को जब जरूरत नहीं था, इन्वेंशन नहीं हुआ था इंटरनेट का, तो हम लोगों को वाईफाई कनेक्शन का कोई जरूरत नहीं था। लेकिन आज के समय पे हम लोग उसके बिना नहीं रह सकते हैं। हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, जो जो पहले हम लोग को लग्जरी लगता था, जैसे कि कोई कार हो गया या फिर एसी हो गया, वो अभी के समय पर नेसेसिटी बन गई है। जैसे जैसे हम लोग का वेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो कर रहे हैं, वैसे वैसे हम लोग ऐसे करके एक कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन भी बना दे रहे हैं। तो अभी तक का कंक्लूजन एक बार देख लेते हैं। द जर्नी ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन इज शिफ्ट फ्रॉम क्वांटिटी ऑफ लाइफ टू क्वालिटी ऑफ लाइफ। As technology advances, human needs will become even more complex. This highlights why humans are the ultimate dynamic resource. Our minds continuously create new problems and then invent new resources to solve them. टेक्नोलॉजी जो है वो
जैसे कि नेचर जो है वो सब्सटेंस प्रोवाइड करता है, लेकिन टेक्नोलॉजी जो है वो डिसाइड करता है उसका यूटिलिटी। As human knowledge and technology advance, a single resource that has only one basic use in ancient time acquires multiple complex uses today. Evolution of water resource. वाटर का जो यूटिलिटी है वो एंशियंट टाइम से मॉडर्न एरा में कैसे कैसे चेंज हुआ वो जानते हैं। पहले के एंशियंट टाइम्स के लोगों के पास कोई पंप या फिर पाइप्स नहीं था जिससे वो पानी को एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई करके ले जाएं। इसीलिए वो लोगों को पानी के आसपास, वाटर रिसोर्सेज के आसपास ही घर बनाना पड़ता था। जैसे कि बेसिक यूटिलिटी वाटर का क्या है? वाटर वाज स्ट्रिक्टली यूज्ड फॉर बेसिक सर्वाइवल नीड्स। क्या क्या है वो? ड्रिंकिंग एंड डोमेस्टिक यूजेस लाइक कुकिंग हो गया, क्लीनिंग हो गया, नेचुरल वेजिटेशन और बेसिक फार्मिंग ऑन द फर्टाइल रिवर बैंक, सिंपल ट्रांसपोर्टेशन यूजिंग प्रिमिटिव राफ्ट्स। तो जैसे जैसे पुराने जो एंशियंट लोग हैं वो लोग नई टूल्स और नई टेक्निक्स जान गए, वो लोग क्या किए कि धीरे धीरे वो लोग वाटर जो था उसको कंट्रोल करने का कोशिश करना शुरू कर दिए। जैसे कि कैनल्स और इरिगेशन में ह्यूमंस इन्वेंटेड channels to and canals to take river water miles away into dry land। तो उस समय वाटर, जब ये सब हो गया तो उस समय वाटर जो था वो सिर्फ ड्रिंकिंग के लिए नहीं, इरिगेशन के लिए भी यूज हो रहा था। फिर जब ये इंडस्ट्रियल और मॉडर्न एरा आया तो वहां पर जो वाटर का यूटिलिटी था वो पीक पर पहुंच गया। जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में हम लोग क्या किए कि जाइंट डैम्स जो बनाना था वो बना, और फास्ट फ्लोइंग वाटर फॉल्स फ्रॉम हाइट, इट टर्न्स टर्बाइन्स एंड जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी। इंडस्ट्रियल कूलिंग के लिए इस्तेमाल हुआ। लार्ज फैक्ट्रीज जो था उसमें वो वाटर को कूलेंट की तरह यूज कर रहे थे। वाटर प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी, अभी जो आरओ है और फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी है, इवन impure or salty water is made usable, breaking the dependency on living right next to a fresh water। तो हम लोग एंशियंट वर्सेस मॉडर्न यूटिलिटी ऑफ रिवर्स देख लेते हैं। एंशियंट सिविलाइजेशन और मॉडर्न सिविलाइजेशन। तो पहले क्या था? लिविंग बिसाइड द रिवर वाज मैंडेटरी एंशियंट में, और मॉडर्न में वाटर इज पम्प्ड ओवर माउंटेन्स एंड इनटू हाई राइज बिल्डिंग। एंशियंट में क्या था? पहले वाटर वाज used directly as it flowed, और मॉडर्न में वाटर इज स्टोर्ड इन जाइंट reservoirs to control floods and supply sites। Ancient civilization में only helped in local crop growth, और modern civilization में power entire state and industrial grid through hydroelectricity।
द डायनामिक नेचर ऑफ रिसोर्सेस। तो जो रिसोर्सेस है वो फिक्स्ड नहीं है, दे एक्सपैंड विथ ह्यूमन कैपेबिलिटी। जैसे हिस्ट्री का जो जर्नी है वो इसको प्रूव कर चुका है। पहले के लोग जो हैं वो रिवर देखते थे तो बस ड्रिंकिंग वाटर दिमाग में आता था। अभी के समय में अगर कोई रिवर देखता है तो उसके दिमाग में लाइट, पावर और फूड सिक्योरिटी आता है। जो सिंपल नेचुरल एलिमेंट को मल्टीपर्पस पावर हाउस में देख पा रहा है, जिसके वजह से वो ब्रिज है टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी इज द ब्रिज दैट कन्वर्ट्स अ सिंपल नेचुरल एलिमेंट्स इनटू अ मल्टीपर्पस पावर हाउस। मल्टीलैटरल अप्रोच टू डेवलपमेंट। जो रिसोर्सेस हैं वो है वो स्टेप 0 है, लेकिन अगर हम लोगों को इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखना है तो उसके लिए एक चेन रिएक्शन होता है। वो जो चेन रिएक्शन होता है वो सेवरल ज्योग्राफिकल, इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स वर्किंग एक साथ जब ये सब काम करते हैं तो उससे जो डेवलपमेंट होता है वही ट्रू इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। अगर एक भी चीज जो ज्योग्राफिकल, इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स कोई एक भी चीज मिसिंग हुआ तो जो रिसोर्स है वो रिमेन लॉक्ड एंड अनयूजेबल। ब्रेकडाउन ऑफ डेवलपमेंट एलिमेंट। पहला हम लोग करेंगे रिसोर्स अवेलेबिलिटी, फिर स्किल लेबर, कैपिटल, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन। तो जो रिसोर्स का अवेलेबिलिटी है वो होना चाहिए, मतलब कि रिसोर्स जो है सफिशिएंट अमाउंट में क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को जस्टिफाई करे, ऐसा होना चाहिए। स्किल लेबर, तो जैसे कि पहले के एग्जांपल में देखे कि गारमेंट वाला जो एग्जांपल था उसमें हम लोगों को डिजाइनर्स चाहिए, स्किल लेबर चाहिए, जिससे कि वो जो रॉ मटेरियल है उससे एक फिनिश्ड प्रोडक्ट, हाई वैल्यू फिनिश्ड प्रोडक्ट में बनाए। तो उसी को हम लोग बोलेंगे स्किल्ड लेबर हम लोग को चाहिए, बिना स्किल लेबर के वो नहीं हो सकता था। तीसरा है कैपिटल, मतलब पैसा और इंफ्रास्ट्रक्चर। मनी जो है वो फैक्ट्रीज लगाने के लिए, मशीनरी खरीदने के लिए और वर्कर्स को वेजेस देने के लिए और भी कई कामों में इसका यूज होता है। चौथा है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो मेजर जो इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और ह्यूमन सेटलमेंट्स है वो लोग को मैसिव अमाउंट में वाटर रिसोर्स चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल है टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है उसको हैवी अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए वॉशिंग के लिए, प्रोसेसिंग के लिए और डाइंग फैब्रिक्स के लिए। पावर प्लांट में वाटर जो है वो कूलिंग के लिए चाहिए होता है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। जो हाई टेक मशीन है वो प्रोडक्शन जो भी बनते हैं प्रोडक्ट्स, उनका प्रोडक्शन को स्पीड अप करता है और क्रिएट्स सुपीरियर क्वालिटी गुड्स दैट कैन कॉम्पीट ग्लोबली। तो जो
लास्ट है, नहीं लास्ट नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन, लास्ट तो कम्युनिकेशन है। ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो उसमें है रोड, रेलवेज और पोर्ट्स, जो कि रॉ मटेरियल्स को फैक्ट्री तक ले जाने के लिए काम आते हैं और फिर फैक्ट्री से बाजार में जो ले जाते हैं उसमें काम आते हैं। कम्युनिकेशन जैसे मोबाइल नेटवर्क्स, इंटरनेट और बैंकिंग सिस्टम जो है वो नेसेसरी हैं ऑर्डर लेने के लिए, ट्रैक शिपमेंट्स, चेक मार्केट प्राइसेस एंड मैनेज इंटरनेशनल ट्रेड स्मूथली। जो रॉ मटेरियल्स हैं वो खुद से अपग्रेड नहीं हो सकते हैं, खुद से रिफाइन नहीं हो सकते हैं। उसको अपग्रेड करने के लिए और रिफाइन करने के लिए टेक्नोलॉजी, स्किल लेबर और कैपिटल, तीनों चीज़ की ज़रूरत होती है। अगर तीनों में से कोई एक चीज़ भी मिसिंग हुआ तो वो या तो नेचर में ही रहेंगे और नहीं तो लॉक हो जाएंगे ग्राउंड में, या फिर वो नेचर में ऐसे ही पड़े रहेंगे। तो कैपिटल, टेक्नोलॉजी और स्किल लेबर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। कैपिटल ये क्यों जरूरी है? क्योंकि बिना कैपिटल के हम लोग कोई न्यू टेक्नोलॉजी इन्वेंट नहीं कर सकते हैं और एक्सपर्ट्स को हायर भी नहीं कर सकते हैं। कैपिटल जो है एक इनिशियल पुशिंग फोर्स जैसा है। तो इसका रोल है कि ये रिसर्च को फंड करता है, इंडस्ट्रियल लैंड को बाइज करता है और हैवी एडवांस्ड मशीनरी को परचेज कर सकते हैं हम लोग कैपिटल से। और ये बिजनेस को अलाइव रखता है जब तक कि उस बिजनेस से हम लोग प्रॉफिट नहीं कमाते हैं तब तक। जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इस ये टेक्नोलॉजी हम लोग को बताता है कि हम लोग कोई रिसोर्स को कैसे कन्वर्ट करें इफिशियंटली विथ मिनिमम वेस्ट। अब स्किल्ड लेबर, कोई भी एडवांस टेक्नोलॉजी हो या फिर मिलियंस ऑफ डॉलर की कैपिटल, जब तक कोई ट्रेंड माइंड वाले इंसान के पास नहीं होगा ऑपरेट करने के लिए, तो वो सब कुछ यूजलेस हो जाएंगे। तो इंजीनियर, डाटा साइंटिस्ट, स्पेशलाइज्ड टेक्नीशियंस, क्राफ्ट्समैन जो हैं वो ह्यूमन इंटेलेक्ट हैं। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं कि ह्यूमन इंटेलेक्ट को ब्रिंग करते हैं। दे रिड्यूस एरर्स, मेंटेन सेफ्टी and continuously innovate and improve production quality. तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी बैटरी से चलता है और इसमें लिथियम का यूज होता है। लेकिन लिथियम अगर ह्यूमन माइंड से नहीं जुड़ के रहता है, मतलब कि हम लोग कुछ इनोवेट नहीं करते हैं, तो लिथियम भी एक पाउडरी सॉल्ट ही रह जाएगा। इसके लिए स्किल्ड लेबर चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए। तो ये सब मिल करके इकोनॉमिक डेवलपमेंट और क्लीन ग्रीन ट्रांसपोर्ट बनाता है। रिसोर्सेस को हम लोग 4 ग्रुप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, रिन्यूएबिलिटी के अनुसार, ओरिजिन के अनुसार, ऑकरेंस के अनुसार और डेवलपमेंट के अनुसार। रिन्यूएबिलिटी के अनुसार अगर हम लोग करेंगे तो वो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल हो जाएगा। ओरिजिन के हिसाब से करेंगे तो बायोटिक और ए बायोटिक, ऑकरेंस के हिसाब से करेंगे तो नेचुरल और मैन मेड, और डेवलपमेंट के हिसाब से करेंगे तो पोटेंशियल और एक्चुअल। रिन्यूएबल रिसोर्सेस,
तो उसमें हम लोग देखते हैं कि रीन्यूएबल रिसोर्सेस वो रिसोर्सेस होते हैं जो खुद को रीन्यू कर लेते हैं ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे इनएग्जॉस्टेबल है, ये इंसान के एक्टिविटीज के द्वारा खत्म नहीं किए जा सकते हैं। जैसे कि सन विल नॉट स्टॉप शाइनिंग बिकॉज वी यूज सोलर पैनल्स। ये इको फ्रेंडली होते हैं, दे जनरली डू नॉट काउज पॉल्यूशन एंड आर कंसिडर्ड क्लीन एनर्जी सोर्सेस। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं: सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर, टाइडल एनर्जी एंड जियोथर्मल एनर्जी। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, जो रिसोर्सेस लिमिटेड स्टॉक्स में है अर्थ में, उनको हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। अगर ये एक बार एग्जॉस्टेड हो गए तो वो मिलियंस ऑफ ईयर्स लेंगे टू फॉर्म देम अगेन, मेकिंग देम इफेक्टिवली irreplaceable in the human lifetime. की कैरेक्टरिस्टिक्स इसके हो गए: एग्जॉस्टेबल, ह्यूमन डू नॉट यूज देम माइंडफुली, द सस्टेनेबली, दे विल कंप्लीटली वैनिश फ्रॉम अर्थ। अगर इंसान इसका ठीक से यूज नहीं किया, ओवर यूज किया या फिर माइंडफुली यूज किया तो ये रिसोर्सेज खत्म हो सकते हैं। हाई पॉल्यूशन रिस्क, इससे हाई पॉल्यूशन का खतरा रहता है। बर्निंग और प्रोसेसिंग दिस रिसोर्सेज ऑफन रिलीजेस हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेस। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एक्सेट्रा। जो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ओरिजिन है, मतलब बायोटिक और ए बायोटिक, उसमें जो रिसोर्सेस हैं बायोटिक रिसोर्सेस, वो बायोस्फीयर से जो ऑब्टेन किए हुए हैं, जिसमें लाइफ है, जो लिविंग थिंग है, उनको बोलते हैं। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं: सोर्स ऑफ लाइफ, दे इंक्लूड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, their products and their wastes. Most bioresources are capable of reproduction and regeneration over time. इसके एग्जाम्पल हैं फॉरेस्ट एंड फ्लोरा, एनिमल्स एंड fauna, birds and fisheries, fossil fuels। जैसे फॉरेस्ट एंड फ्लोरा में वुड हो गए, फ्रूट्स हो गए, मेडिसिनल प्लांट्स हो गए। फिर एनिमल्स में हो गए प्रोवाइड मिल्क, मीट, वुल एंड लेदर। फॉसिल फ्यूल में हो गए कोल, पेट्रोलियम। बर्ड्स में act as a massive source of seafood nutrients, maintain the ecological balance. एबायोटिक रिसोर्सेस वो होते हैं जो नॉन लिविंग थिंग है। इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं: दे डू नॉट have life but they form the basic physical structure of our environment. Exhaustibility है, some abiotic resources are unlimited like sunlight, while others like metals are limited and can be exhausted. Examples and benefits: water, essential for drinking, farming, running industries and generating power, hydroelectricity. लैंड और सॉइल जो है वो प्रोवाइड स्पेस फॉर बिल्डिंग हाउसेस, रोड्स एंड एक्ट्स एज अ फाउंडेशन ऑफ एग्रीकल्चर।
एयर और सनलाइट हो गया, ये क्या करता है, प्रोवाइड ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल एंड सोलर एनर्जी फॉर इलेक्ट्रिसिटी। मिनरल्स एंड रॉक, आयरन ओर, कॉपर, गोल्ड, ये सब कुछ जो है मशीनरी बनाने के लिए यूज होते हैं, व्हीकल्स बनाने के लिए और कुछ स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए यूज में आते हैं। बायोटिक रिसोर्सेज derived from living things or organic matter in the biosphere। ये सब क्या होते हैं कि खुद से रिप्रोडक्शन और रीजनरेशन कर लेते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट एक्सपैंड थ्रू सीड्स, एनिमल एंड बर्ड्स मल्टीप्लाई थ्रू ब्रीडिंग एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स हो गए फॉरेस्ट, प्लांट्स, वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स, फिशेस एंड इंसेक्ट। रिसोर्सेस एग्जिस्टेंस में कैसे आए, इस बेसिस पर हम लोग रिसोर्सेस को दो ग्रुप्स में बांटते हैं। पहला है नेचुरल रिसोर्स और दूसरा है ह्यूमन मेड या फिर मैन मेड रिसोर्स। जो नेचुरल रिसोर्स होता है वो प्री एग्जिस्टिंग इन नेचर, मतलब पहले से वो नेचर में रहता है, और जो मैन मेड रिसोर्सेस होते हैं वो ट्रांसफॉर्म्ड होते हैं ह्यूमन स्किल से, मतलब कोई रिसोर्स है उस पर अपना दिमाग लगा करके, स्किल लगा करके उसको कुछ ट्रांसफॉर्म किया, मॉडिफाई किया, उसको मैन मेड रिसोर्सेस बोलते हैं। जो नेचुरल रिसोर्स होते हैं वो प्राइमरी एसेट होते हैं नेचर में, और ये एक स्ट्रक्चरल गिफ्ट है नेचर का। ये नेचुरल रिसोर्सेज पहले से अर्थ पर हैं। ह्यूमन के ये ह्यूमन सिविलाइजेशन के शुरू होने से पहले से ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे कि एटमॉस्फेयर में हो गए, और लिथोस्फेयर में और हाइड्रोस्फेयर में, ये सारे रिसोर्सेज हैं। तो जैसे कि लैंड, वाटर, ये सब, ये एक रॉ मटेरियल है जो कि हर इंडस्ट्री में प्रोसेस होते हैं। ये सब के एग्जाम्पल हैं कि जैसे एयर हो गया जो हम लोग ब्रीथ करते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब। ठीक है, हम लोग मतलब कि प्लांट, एनिमल, जो भी लिविंग थिंग है वो सब का बात कर रहे हैं। नेचुरली फ्लोइंग रिवर सिस्टम एंड ग्राउंड वाटर, वाइल्ड untouched forest and natural vegetation system, crude oil, coal seams और मेटेलिक मिनरल सोर्स, ये सब कुछ नेचुरल रिसोर्सेस है। अब हम लोग नेचुरल रिसोर्स हो गया, अब हम लोग मैन मेड रिसोर्स के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि मैन मेड रिसोर्स जो होता है वो पहले से ऑटोमेटिकली एग्जिस्ट नहीं करते हैं नेचर में। उसको ह्यूमंस अपने दिमाग में आइडियाज, स्किल्स, ये सब लगा करके उस नेचुरल रिसोर्स को कुछ मॉडिफाई करते हैं और रीबिल्ड करते हैं, कुछ न्यू सब्सटेंस या फिर कोई नई चीज बना देते हैं, तो उसको बोलते हैं मैन मेड रिसोर्स। इसका कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला, द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। तो नेचुरल सब्सटेंस जो होता है उसको हम लोग ये चेंज कर देते हैं कुछ टूल्स की मदद से, इंजीनियरिंग की मदद से और कुछ केमिकल प्रोसेस की मदद से उस नेचुरल सब्सटेंस को कुछ हम लोग नया कुछ बना देते हैं उससे। इसमें वैल्यू एडिशन है दूसरा। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग का गोल रहता है कि लो यूटिलिटी रॉ मटेरियल को हम लोग हाई यूटिलिटी फिनिश्ड प्रोडक्ट में बना सकें। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग, तो मोस्ट फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर दैट रन्स द मॉडर्न वर्ल्ड फॉल्स अंडर दिस कैटेगरी।
अब हम लोग कुछ ब्रेक डाउन करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। वहां पर फ्रॉम ओर या फिर फ्रॉम आयरन ओर टू इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर है फ्रॉम सिलिका टू टेक्नोलॉजी, फ्रॉम क्रूड ऑयल टू प्लास्टिक। तो हम लोग आयरन ओर से निकालते हैं आयरन, और उससे हम लोग ब्रिजेस, रेलवेज और फिर कुछ मशीनरी बना देते हैं। फिर सिलिका जो था उसको हम लोग टेक्नोलॉजी में बदल देते हैं, जैसे कि नेचुरल सैंड कंटेनिंग सिलिका, नेचुरल जो है, और उसको फिर रिफाइन करते हैं टू क्रिएट सिलिकॉन माइक्रोचिप्स, which are then used to build smartphones, computers and satellites. ये सब कुछ मैन मेड है। ह्यूमन बींग्स द अल्टीमेट सोर्स एंड नेशनल बैकबोन। तो शुरू में ही हम लोग देखे थे कि ह्यूमन जो है वो एक एसेट है, एक कंट्री के लिए वो एक एसेट है। तो हम लोग देखेंगे ह्यूमन खुद एक रिसोर्स है जो अपना कंट्रीब्यूशन कंट्री को देता है, और ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, इसका ये कोर प्रिंसिपल है मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। तो ह्यूमन जो है सिर्फ पैसिव कंज्यूमर्स नहीं है, वो एक्टिव क्रिएटर है वेल्थ का। वाई ह्यूमन आर अ यूनिक क्लास ऑफ रिसोर्स। हम लोग ह्यूमन को एक यूनिक क्लास ऑफ रिसोर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, तो वो भी ह्यूमन का ही माइंड है। और जो भी मान लो कि कोल है, तो कोल तो नेचर में पहले से ही है, लेकिन ह्यूमन का माइंड और ह्यूमन उस पर काम करता है, उसको फिर निकालता है, उससे कुछ काम करता है, तो इसीलिए वो एक यूनिक क्लास ऑफ रिसोर्स बन जाता है ह्यूमन। क्योंकि खुद से कोल जो है वो खुद से आगे प्रोसेस थोड़ी ना हो पाएगा। तो जैसे हम लोग को कोई आयरन ओर दिखा, तो वो खुद से निकल करके ये रेलवे में जो पटरी बनता है या फिर कहीं भी मशीनरी बन रहा है, तो वो खुद से तो नहीं बन जाएगा। तो उसमें ह्यूमन अपना दिमाग लगाएगा और स्किल लगाएगा, इंजीनियरिंग टूल्स ये सब कुछ लगेगा, और सबसे जरूरी ह्यूमन का माइंड लगेगा उसमें। तो इसीलिए ह्यूमन को एक यूनिक क्लास ऑफ रिसोर्स बोला गया है। तो जैसे ह्यूमन है, वो लोग वर्क करता है सिटीजन्स के लिए या फिर लोगों के लिए मदद के लिए। वो लोग डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, फार्मर्स ये सब कुछ बनते हैं, और फिर टैक्स देते हैं। तो टैक्स से वेल्थ जनरेट होता है। तो इससे क्या होता है? डायरेक्टली इंक्रीज अ नेशनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी इंक्रीज होता है। तो ह्यूमन एक रिसोर्स है, लेकिन अगर वो एजुकेटेड नहीं है और वो अनहेल्दी है, तो वो एक रिसोर्स की तरह नहीं होगा। तो हम लोग को अगर डेवलपमेंट चाहिए, तो ह्यूमन में एजुकेशन और हेल्थ केयर देना पड़ेगा उसको। फिर है स्किल डेवलपमेंट। तो अभी के समय में सब लोग, ज्यादातर लोग जो हैं वो स्किल सीखने पर फोकस्ड हैं। क्यों? क्योंकि स्किल सीखने से हम लोग कोई रिसोर्स को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए स्किल आना चाहिए। मान लो कि अगर मैं एग्जाम्पल लूं, तो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये मैं पढ़ा रहा हूँ, ये मेरा अभी स्किल नहीं बन पाया है, क्योंकि मैं अच्छा से अभी नहीं पढ़ा पाता हूँ, अभी सीख रहा हूँ। लेकिन धीरे धीरे इसमें अपग्रेड करते जाऊंगा, तो ऐसा टाइम आएगा कि मैं ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बन जाऊं। और आप ये एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई फैशन डिजाइनर है, कपड़ा बना रहा है, एक शर्ट बना रहा है, वो इतना अच्छा शर्ट बना रहा है कि वो मार्केट में वो जो प्राइस बोल रहा है उस प्राइस पर वो चीज बिक रहा है। तो इससे क्या हुआ? वो स्किल
था उसके पास, तभी ना उसको आगे मिला पैसा, नहीं तो वो कैसा भी बना देता तो नहीं ना होता। तो यहाँ पर एक ब्यूटीफुल सा समरी है, नेचुरल रिसोर्सेस आर द इंग्रेडिएंट्स बट ह्यूमन बीइंग्स आर द शेफ who use the kitchen of technology to cook the meal of economic development without the active contribution of human skill. A country's natural resources are nothing more than locked potential. ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स या नेचुरल रिसोर्स जो भी है, तो नेचुरल रिसोर्स क्या है, इंग्रेडिएंट्स, लेकिन ह्यूमन के बिना, मतलब कि शेफ के बिना उसका कुछ काम नहीं है, इंग्रेडिएंट्स पड़ा हुआ रहेगा। जब तक हम लोग इंग्रेडिएंट्स का यूज करके कुछ खाने को नहीं अच्छा बना देते हैं, तब तक वो ऐसे ही पड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, तो खाना पीना खा के बैठे रहना, आगे का क्लास कंटिन्यू रखते हैं। अब हम लोग देखेंगे पोटेंशियल और एक्चुअल रिसोर्स क्या होता है। तो जैसे कि अर्थ जो है, अर्थ में या फिर नेचर में बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, लेकिन हम लोग सब रिसोर्सेस का यूज नहीं कर पाते हैं, और ठीक से हम लोग को आइडिया नहीं रहता है कि किस चीज का कहाँ पर यूज करना है, कैसे। तो हम लोग कितना उस रिसोर्स के बारे में जानते हैं, कितना उसका यूज के बारे में जानते हैं, और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये सब कुछ में हम लोग दो तरीके का रिसोर्स बांटते हैं। पहला है पोटेंशियल और दूसरा है एक्चुअल। पोटेंशियल क्या होता है, क्वांटिटी नॉट फुली नोन। हम लोग को क्वांटिटी पता नहीं रहता है पोटेंशियल में कि कितना है, और फिर नॉट फुली यूटिलाइज्ड येट, तो हम लोग को उसका। अब हम लोग देख लेते हैं एक्चुअल रिसोर्सेज। उसमें क्या होता है, क्वांटिटी जो है फुली सर्वेड होती है और करेंटली बीइंग यूटिलाइज्ड भी हो रही है। तो पोटेंशियल रिसोर्सेस वो रिसोर्सेस है जिनके बारे में हम लोगों को कंप्लीटली पता नहीं है, ना ही उसका क्वांटिटी ना ही उसका क्वालिटी, और they are not being fully utilized at present. तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि अनक्वांटिफाइड स्टॉक्स। तो इसमें क्या है कि रिसोर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है, लेकिन हम लोगों को एग्जैक्ट डाटा नहीं पता है कि कितना वो अवेलेबल है ग्राउंड में, या फिर उस एरिया में कितना है, वो हम लोगों को नहीं पता होता। तो द टेक्नोलॉजी बैरियर, मतलब कि हम लोग के पास वो एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है जो कि उस रिक्वायर्ड फुलफिल कर सके। जैसे कि हम लोगों को कुछ निकालना है, तो वो सेफली तरीके से निकालने के लिए या फिर प्रॉफिटेबली निकालने के लिए हम लोग के पास ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। फ्यूचर एसेट्स, तो हम लोग इसको फ्यूचर के लिए रखे हुए हैं प्रिजर्व करके, कि अगर हम लोग का टेक्नोलॉजी जो है एडवांस होता है और हम लोग का जो बेसिक नीड है वो इंक्रीज होता है, तो उस रिसोर्स का भी यूटिलाइजेशन हो सके। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, यूरेनियम इन लद्दाख, और सोलर एनर्जी इन राजस्थान एंड विंड इन गुजरात। फिर है डीप हाइड्रोथर्मल एनर्जी। अब हम लोग देखेंगे एक्चुअल रिसोर्सेज। तो जो रिसोर्सेज हम लोगों को उनका क्वांटिटी क्वालिटी पता है और उसका हम लोग यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं डेली लाइफ में, तो उसको बोलते हैं एक्चुअल रिसोर्सेज। कैरेक्टरिस्टिक्स इसके हैं, तो प्रिसाइज ये क्वांटिफिकेशन, मतलब कि गवर्नमेंट के पास या फिर माइनिंग कॉर्पोरेशन के पास इसका एग्जैक्ट मैथमेटिकल डाटा है,
तो जैसे कि एक माइन जो है उसमें 500 मिलियन टन्स ऑफ कोल है, ये होता है प्रिसाइज क्वांटिफिकेशन, उन लोग को मैथमेटिकली डाटा पता है। टेक्नोलॉजिकली फीजिबल, टेक्नोलॉजिकली फीजिबल मतलब ये हम लोगों के पास उसके लिए मशीन्स हैं, टूल्स हैं और इसके लेबर हैं जो उसको एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, निकालते हैं। एक्टिव इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन, इसका मतलब है कि वो लोग करेंटली यूज कर रहे हैं, हम लोग उसको निकाल रहे हैं, डगअप कर रहे हैं और प्रोसेस कर रहे हैं और मार्केट में उसको सोल्ड हो रहे हैं वो सब चीज। तो ये डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे जीडीपी में। इसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कोल इन झारखंड, पेट्रोलियम इन मुंबई हाई और ब्लैक सॉइल ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। तो द ब्रिज टर्निंग पोटेंशियल इनटू एक्चुअल रिसोर्स, मतलब कि कोई भी रिसोर्स हमेशा पोटेंशियल रिसोर्स नहीं रहेगा, वो शिफ्ट होगा एक्चुअल रिसोर्स तरफ। ठीक, तो गोल्डन ट्रियो जो था वो थोड़ा सा ध्यान में है, जो पहले हम लोग पढ़े थे। क्या होता था, एक रिसोर्स को, रिसोर्स में कैपिटल, एडवांस टेक्नोलॉजी, स्किल्ड लेबर, एक्चुअल रिसोर्स जो था उसमें ये सब लगा करके हम लोग कोई भी पोटेंशियल रिसोर्स को एक्चुअल रिसोर्स में बदलते हैं। जैसे कि एग्जांपल में 50 साल पहले विंड एनर्जी जो था वो जस्ट पोटेंशियल रिसोर्स था, लेकिन अभी जो है वो एक्चुअल रिसोर्स बन गया है। तो यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो एक मल्टी डायमेंशनल स्ट्रेटेजी है जो कि डिजाइंड है ह्यूमन बैलेंस, ह्यूमन इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए विथ हेल्थ ऑफ द प्लेनेट। ठीक, तो द ब्रिज गैप बिटवीन ह्यूमन नीड्स एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। ठीक, तो सस्टेनेबिलिटी फ्रेमवर्क क्या होता है, जुडिशियल यूज, मिनिमाइजिंग डिप्लीशन और इकोसिस्टम कंजर्वेशन, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और कार्बन फुटप्रिंट। तो अब हम लोग देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कुछ इम्पोर्टेंट और इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल और उनकी प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी। तो इस टॉपिक में 5 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, चलिए एक एक करके समझते हैं। जुडिशियल एंड रैशनल यूज ऑफ रिसोर्सेज। सबसे पहला पॉइंट है जुडिशियल एंड रैशनल यूज ऑफ रिसोर्सेज, यानी रिसोर्स का समझदारी और लॉजिकली यूज करना। इसका सिंपल मीनिंग है कि हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका यूज साइंटिफिक प्लानिंग और एक्चुअल नीड के अकॉर्डिंग होना चाहिए इस्तेमाल। ठीक, और सिर्फ किसी इंडिविजुअल की लग्जरी या कमर्शियल प्रॉफिट के लिए रिसोर्सेज का ओवर एक्सट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है थ्रो अवे कल्चर से सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ जाना। थ्रो अवे कल्चर का मतलब होता है चीज यूज करो और खराब होने पर सीधा फेंक दो, लेकिन सर्कुलर इकोनॉमी में हम मटेरियल्स को मतलब रिड्यूस करते हैं, रीयूज करते हैं, रिसाइकल करते हैं। इससे रिसोर्सेस का लाइफ साइकिल मैक्सिमम होता है और वेस्टेज कम होता है। एक रियल लाइफ एग्जांपल है
वाटर हार्वेस्टिंग एग्रीकल्चर, तो वाटर हार्वेस्टिंग एग्रीकल्चर, तो साइट्स नहीं सिटीज में ऐसी प्लानिंग की जा सकती है जिससे रेन वाटर को कलेक्ट करके लोकली यूज किया जा सके इंस्टेड ऑफ अस रेन वाटर को रेन ये रन ऑफ के फॉर्म में वेस्ट होने देना। मिनिमाइजिंग रिसोर्स डिप्लीशन रेट, तो इसमें क्या हम लोग को देखना है। अब सेकेंड पॉइंट है मिनिमाइजिंग रिसोर्स डिप्लीशन रेट। इसका मतलब है नेचुरल रिसोर्स के खत्म होने की स्पीड को कम करना, स्पेशली नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे ऑयल, कोल और मेटेलिक मिनरल्स लिमिटेड होते हैं, इसलिए इन्हें इतनी स्पीड से एक्सट्रैक्ट नहीं करना चाहिए कि फ्यूचर में रिसोर्सेज खत्म हो जाएं। हमें एक्सट्रैक्शन को रेगुलेट करना होगा और साथ ही क्लीन और अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज को डेवलप करना होगा। इसी स्ट्रेटेजी ये इसकी स्ट्रेटेजी है इकोनॉमिक ग्रोथ को ये फॉसिल फ्यूल से ग्रेजुअली सेपरेट करना। मतलब इकोनॉमी ग्रो करे लेकिन उस ग्रोथ के लिए सिर्फ कोल और ऑयल पर डिपेंडेंट ना रहे। इसके लिए सोलर, विंड, टाइडल और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे क्लीन एनर्जी सोर्सेस में इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा। तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि आमतौर पर सिटीज अपनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या CBG सिस्टम में कन्वर्ट कर सकती है। इससे क्रूड ऑयल की कंजम्पशन और डिप्लीशन को काफी रिड्यूस किया जा सकता है। और फिर है तीसरा कंजर्वेशन ऑफ वेरिड स्पीसीज एंड इकोलॉजिकल बैलेंस। तो इसमें क्या करना है जिससे हम बायोडाइवर्सिटी प्रिवेंशन भी कहते हैं इसको। ठीक, बायोडाइवर्सिटी का सिंपल मीनिंग क्या होता है? अर्थ पर डिफरेंट प्लांट्स, एनिमल्स और अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी। हर स्पीसीज इकोसिस्टम में किसी न किसी रोल को परफॉर्म करती है, इसलिए बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना ह्यूमन सर्वाइवल के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसकी स्ट्रैटेजी है नेचुरल हैबिटेट को प्रोटेक्ट करना, डिफॉरेस्टेशन को प्रिवेंट करना और एनिमल्स और प्लांट्स को नेचुरली रिप्रोड्यूस और रीजनरेट होने का सफिशिएंट टाइम और स्पेस देना। कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल में हम वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स, बायो रिजर्वर्स और मैरीन प्रोटेक्टेड एरियाज बना सकते हैं। इन एरियाज में इंडस्ट्रियल एक्सप्लॉयशन को रिस्ट्रिक्ट या कंप्लीटली बैन किए जा सकते हैं, जिससे ये जो स्पीसीज हैं उसकी एक्सटेंशन से प्रोटेक्ट हो सकते हैं। चौथा है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेस, यानी रिसोर्सेस का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन। सस्टेनेबिलिटी तब तक अचीव नहीं हो सकती जब तक दुनिया की पॉपुलेशन का एक छोटा सा पार्ट मेजॉरिटी रिसोर्सेज कंज्यूम कर रहे और पुअर पॉपुलेशन को बेसिक नेसेसिटीज या जो जरूरत की चीजें हैं भी प्रॉपरली ना मिले। इसलिए रिसोर्सेज का एक्सेस फेयर और इक्वल होना चाहिए। स्ट्रैटेजी ये है कि सभी लोगों को, चाहे वो डेवलप्ड कंट्री में रहे हों या डेवलपिंग कंट्री में, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, फर्टाइल लैंड और मॉडर्न क्लीन एनर्जी जैसे बेसिक रिसोर्सेज अफोर्डेबल और फेयरली अवेलेबल हों।
रियल वर्ल्ड लेवल पर कंट्रीज के बीच क्लीन टेक्नोलॉजी शेयरिंग प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं। इससे डेवलपिंग कंट्रीज भी इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव कर सकती है और बिना हेविली पॉल्यूटिंग जैसे कोल बेस्ड इंडस्ट्रियल सिस्टम पर डिपेंड हुए हो सकती है। पांचवा है reducing carbon footprint and population management। कार्बन फुटप्रिंट का मतलब सिंपल लैंग्वेज में है किसी एक्टिविटी या ऑर्गेनाइजेशन की वजह से इन्वायरमेंट में होने वाला ग्रीन हाउस इमिशन, स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एम ये है कि आज का डेवलपमेंट फ्यूचर जनरेशन के लिए पॉल्यूटेड एयर, पॉल्यूटेड रिवर्स और मैक्रोप्लास्टिक्स जैसी प्रॉब्लम्स का बर्डन ना छोड़े। इसकी स्ट्रेटजी में जीरो वेस्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, पॉल्यूटिंग कंपनीज पर कार्बन टैक्स और ट्रेडिशनल प्रेसिडेंट प्लास्टिक की जगह बायोलॉजिकल एंड बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स का यूज प्रमोट करना शामिल है। एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल है मेजर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज में ऐसे सिस्टम लगाना जो फैक्ट्री से निकालने वाले कार्बन इमिशन को सोर्स पर ही कैप्चर और स्टोर कर सकें इंस्टेड ऑफ उन्हें डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में रिलीज करना। तो कंक्लूजन हम लोग एक बार देख लेते हैं क्या हुआ। 5 प्रिंसिपल को एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। पहला है रिसोर्सेस का जुडिशियल और रैशनल यूज। नंबर 2, रिसोर्सेस डिप्लीशन की रेट को मिनिमाइज करना। नंबर 3, बायोडाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल बैलेंस को कंजर्व करना। नंबर 4, रिसोर्सेस का इक्विटेबल और फेयर डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर 5, कार्बन फुटप्रिंट और पॉपुलेशन को रिड्यूस करना। अब हम लोग देखेंगे रिसोर्स कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब ये नहीं है कि रिसोर्स को कंप्लीटली स्टॉप कर देना। इसका मतलब होता है कि रिसोर्स को मैनेज करना, प्रोटेक्ट करना और सेव करना रिसोर्स, ताकि हम लोग प्रेजेंट में तो जो रिसोर्स है उसका यूज करें ही, और ये हम लोग फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा करके रखें। Why is resource conservation urgent? रिसोर्स कंजर्वेशन यानी रिसोर्स को कंजर्व करना इतना अर्जेंट क्यों है? सबसे पहला रीजन है कंप्लीट एग्जॉशन टू प्रिवेंट को प्रिवेंट करना। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे कोल और पेट्रोलियम लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल हैं। अगर हम इन रिसोर्सेज को इसी स्पीड से कंटिन्यूसली यूज करते रहें तो ये रिसोर्सेज कुछ ही डिकेड्स में कंप्लीटली खत्म हो सकते हैं। अब सेकेंड रीजन है इकोसिस्टम स्टेबिलिटी को प्रोटेक्ट करना। इसमें क्या होता है, बायोटिक रिसोर्स जैसे फॉरेस्ट का एक एग्जाम्पल लें तो जैसे बायोटिक रिसोर्सेज फॉरेस्ट का अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयशन करेंगे तो फॉर एग्जांपल बड़े लेवल पर फॉरेस्ट को कट करेंगे तो बहुत सारी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो सकती है। इससे क्लाइमेट चेंज, ड्रॉट और ग्लोबल वार्मिंग जैसे प्रॉब्लम बढ़ सकती है। और थर्ड रीजन है इकोनॉमिक कोलैप्स को अवॉइड करना। अगर इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज जैसे फर्टाइल सॉइल और फ्रेश वाटर ओवर यूटिलाइजेशन की वजह से खत्म होने लगी तो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज
दोनों अफेक्ट होंगी। इसके रिजल्ट में ग्लोबल फूड स्टोरेज और पोवर्टी जैसे सीरियस प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। हम लोग अब देखेंगे प्रैक्टिकल मेथड ऑफ रिसोर्स कंजर्वेशन। इसका मतलब होता है हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को प्रैक्टिकली कैसे कंजर्व यानी बचा सकते हैं। तो इसमें है पहला 4R पॉलिसी। सबसे पहले है 4R पॉलिसी। इसमें 4R आते हैं: रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल और रिफ्यूज। तो इन सब में पहला रिड्यूस के बारे में जानते हैं। रिड्यूस का मतलब होता है अननेसेसरी कंजम्पशन को कम करना। जैसे अगर किसी रूम में कोई लाइट अननेसेसरीली ऑन है तो हमें उस लाइट को स्विच ऑफ कर देना चाहिए। दूसरा है रीयूज। रीयूज का मतलब होता है किसी चीज को बार बार यूज करना इंस्टेड ऑफ हर बार नई चीज खरीदना। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बॉटल या बैग दोबारा यूज हो सकता है तो उसे दोबारा यूज करना चाहिए। तीसरा है रिसाइकल। रिसाइकल का मतलब होता है वेस्ट मटेरियल को प्रोसेस करके उनसे न्यू प्रोडक्ट्स बनाना, जैसे प्लास्टिक, पेपर और मेटल्स का रिसाइकल करके नए प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं। चौथा है रिफ्यूज। रिफ्यूज का मतलब होता है उन आइटम्स को लेने या यूज करने से मना करना जो इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचाते हैं। एग्जाम्पल में सिंगल यूज प्लास्टिक को रिफ्यूज करना। नेक्स्ट मेथड है यूजिंग अल्टरनेटिव्स, जिसे हम सब्स्टिट्यूशन में भी कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इसका मतलब है कि एग्जॉस्टेबल और नॉन रिन्यूएबल फॉसिल को क्लीनर और रिन्यूएबल ऑप्शन में से रिप्लेस करना। फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए कोल बर्न करने के इंस्टेड हम सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी का यूज कर सकते हैं। सिमिलरली पेट्रोल कार्स की जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी ईवीज का यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट है एफोरेस्टेशन एंड हैबिटेट प्रोटेक्शन। एफोरेस्टेशन का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज प्लांट करना। ट्रीज लगाने से सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने में हेल्प मिलती है, साथ ही हमें वाइल्ड लाइफ और उनके नेचुरल हैबिटेट को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। इससे एनिमल्स को अपने नेचुरल इन्वायरमेंट में रहने और रिप्रोड्यूस करने का प्रॉपर चांस मिलता है। लास्ट मेथड है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। लास्ट मेथड है, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब होता है रेन वाटर को कलेक्ट करना और स्टोर करके कंजर्व करना। इससे फ्रेश वाटर रिसोर्सेज को कंजर्व करने में हेल्प मिलती है। साथ ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग से ग्राउंड वाटर लेवल को रिचार्ज किया जा सकता है और फ्यूचर में वाटर स्कैरसिटी को प्रिवेंट करने में भी हेल्प मिलती है। सो स्टूडेंट्स, रिसोर्स कंजर्वेशन के इम्पॉर्टेंट मेथड्स हैं 4R पॉलिसी, यूजिंग अल्टरनेटिव्स, एफोरेस्टेशन एंड हैबिटेट प्रोटेक्शन और रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इन मेथड को फॉलो करके हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन स्ट्रेंथ्स और रिसोर्स कंजर्वेशन, इसके बारे में देखते हैं कि क्या क्या है। सबसे पहले हम समझेंगे अनइक्वल स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स। इसका सिंपल मीनिंग है कि अर्थ पर रिसोर्सेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। अलग अलग रीजन्स और कंट्रीज में रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी अलग होती है। अनइक्वल स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स मतलब रिसोर्सेज अर्थ पर यूनिफॉर्मली स्कैटर्ड नहीं है। मतलब
हो सकता है कि एक रीजन या कंट्री में किसी पर्टिकुलर मिनरल की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी अवेलेबल हो, जबकि दूसरे रीजन में उसी रिसोर्स की एब्सोल्यूट स्कार्सिटी यानी बिल्कुल कमी हो। Why does this inequality exist? अब क्वेश्चन आता है कि रिसोर्सेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों नहीं है। इसका मेन रीजन है फिजिकल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। रिसोर्सेज की प्रेजेंस डिफरेंट फिजिकल फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, टेरिन, क्लाइमेटिक कंडीशंस और एल्टीट्यूड। सिंपल वर्ड्स में किसी पर्टिकुलर एरिया की जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, लैंडफॉर्म, क्लाइमेट और हाइट डिसाइड कर सकती है कि वहाँ कौन से रिसोर्सेस मिलेंगे और कितनी क्वांटिटी में मिलेंगे। रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स। अब कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है फॉसिल फ्यूल का। मिडिल ईस्ट में ग्लोबल क्रूड ऑयल का बहुत बड़ा परसेंटेज अवेलेबल है। इसका रीज़न है वहाँ के हिस्टोरिकल मरीन सेडिमेंट्स यानी पुराने समय के समुद्री सेडिमेंट्स। लेकिन दूसरी तरफ जापान जैसे कंट्रीज में ऑलमोस्ट कोई नेचुरल ऑयल रिजर्व्स नहीं है। इससे हमें समझ आता है कि ऑयल रिसोर्सेज हैं लेकिन हर कंट्री में इक्वली अवेलेबल नहीं है। दूसरा एग्जांपल है मिनरल्स। तो इंडिया में जैसे छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है, जिसमें झारखंड और उड़ीसा जैसे एरियाज आते हैं, अपनी एंशियंट क्रिस्टलाइन रॉक की वजह से कोल और आयरन ओर जैसे मिनरल्स से रिच है। लेकिन नॉर्दर्न प्लेन्स में मिनरल्स की अवेलेबिलिटी बहुत कम है। हाँ, नॉर्दर्न प्लेन्स की एक इम्पॉर्टेंट स्पेशलिटी है, वहाँ हाईली फर्टाइल एलुवियल सॉइल्स मिलती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से हमें ये समझना है कि हर रीजन में रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी और टाइप डिफरेंट हो सकती है। ये डिफरेंस मेनली जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, टेरेन, क्लाइमेट और एल्टीट्यूड जैसे फिजिकल फैक्टर्स की वजह से होता है। अब हम लोग देखेंगे द क्राइसिस ऑफ ओवर यूटिलाइजेशन एंड रिसोर्स डिग्रेडेशन। इसका सिंपल मीनिंग है कि जब हम किसी रिसोर्स का ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करते हैं तो रिसोर्स डिग्रेड यानी खराब और डैमेज होने लगता है। जब हम ग्रीड यानी इंसान की ज़्यादा से ज़्यादा पाने की डिज़ायर या हाई इंडस्ट्रियल डिमांड्स की वजह से रिसोर्सेस को उतनी स्पीड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है जितनी स्पीड से नेचर उन्हें नेचुरली रिप्लेनिश नहीं कर पाता, तो रिसोर्स को परमानेंट डैमेज हो सकता है। तो पहला है सॉइल फर्टिलिटी डिग्रेडेशन। इसमें क्या होता है, अब इसका एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल देखते हैं सॉइल फर्टिलिटी डिग्रेडेशन। तो सॉइल एक रीन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन इसको फॉर्म होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। फर्टाइल टॉप सॉइल की फर्टाइल टॉप सॉइल की सिर्फ कुछ सेंटीमीटर्स लेयर बनने में हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लग सकते हैं। द ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन प्रोसेस। अब इसमें क्या होता है कि सॉइल का ऑर्डर और यूटिलाइजेशन कैसे होता है वो देखना है। इंटेंसिव फार्मिंग की वजह से फार्मर्स लैंड को बहुत ज़्यादा इरिगेट करते हैं और रिपीटेडली हैवी केमिकल्स फर्टिलाइजर यूज
करते हैं। सॉइल को रिकवर या रेस्ट करने का सफिशिएंट टाइम नहीं मिलता। तो फाइनल कंसिक्वेंस ये हर जगह के लिए नहीं है। इसका फाइनल कंसिक्वेंस क्या होता है? सॉइल अपना नेचुरल न्यूट्रिएंट्स लूज करने लगती है। इससे वाटर लॉगिंग, सैलिनिटाइजेशन और इवेंचुअली डेजर्टिफिकेशन जैसे प्रॉब्लम्स हो सकती है। और अगर ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहे तो एक टाइम पर जो फर्टाइल लैंड था वो बैरन और अनयूजेबल लैंड में कन्वर्ट हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, हमें याद रखना है ओवर यूटिलाइजेशन, सॉइल डिग्रेडेशन, लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स और फिर बैरन एंड अनयूजेबल लैंड। ठीक है, ये हो जाता है। तो इसलिए रिसोर्स का यूज हमें केयरफुली और सस्टेनेबली करना चाहिए। तो अब हम पढ़ेंगे ओवर पॉपुलेशन वर्सेस फिनाइट रिसोर्सेज। सिंपल वर्ड्स में समझो, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, लेकिन उन रिसोर्सेज का यूज करने वाले लोगों की पॉपुलेशन रैपिडली इंक्रीज हो रही है। यानी रिसोर्स की क्वांटिटी लिमिटेड है, लेकिन उन्हें यूज करने वाले लोगों की नंबर्स कंटिन्यूअसली बढ़ रही है। तो अब देखो, जरा सिंपल से समझो क्या हो रहा है। इसी इनबैलेंस की वजह से अर्थ के रिसोर्सेस पर इंटेंस प्रेशर पड़ता है। पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है और जो रिसोर्सेस है वो कम पड़ रहे हैं। तो पॉपुलेशन रिसोर्स स्ट्रेन अब समझो। अब यहाँ एक सिंपल कंपैरिजन दिया गया है। एक तरफ है फिक्स्ड प्लेनेटरी स्टॉक्स, यानी अर्थ पर अवेलेबल कुछ लिमिटेड रिसोर्स। इसमें इंक्लूड हैं फिनाइट फ्रेश वाटर रिजर्व्स, फ्रेश वाटर की लिमिटेड क्वांटिटी, फिक्स्ड एरियाज ऑफ एब्रेबल लैंड, फार्मिंग के लिए सुटेबल लैंड लिमिटेड है, मेटल्स जो है लिमिटेड, मेटेलिक ओर्स डिपॉजिट्स, मेटल्स के ओर्स भी लिमिटेड क्वांटिटी में हैं। और दूसरी तरफ एक्सप्लोडिंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बढ़ने के साथ फूड डिमांड रैपिडली इंक्रीज होती है, एनर्जी रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ती है और वेस्ट जनरेशन भी एक्सपोनेंटली इंक्रीज होती है। द डायनेमो इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन स्ट्रेन। अब इसका इफेक्ट क्या होता है? तो इससे एक डायनेमो इफेक्ट क्रिएट होता है। पहला है एक पर कैपिटा स्कार्सिटी। अर्थ पे फिजिकल एसेट्स जैसे वाटर, एनर्जी और लैंड फिक्स्ड और फिनाइट हैं, लेकिन ह्यूमन पॉपुलेशन कंटिन्यूअसली ग्रो कर रही है। इस वजह से हर पर्सन के लिए अवेलेबल क्लीन वाटर, एनर्जी और लैंड की क्वांटिटी नहीं लैंड की क्वालिटी डिक्रीज होने लगती है। इससे डिफरेंट रीजन्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकती है। तो उसके लिए फोर्स्ड ओवर एक्सप्लॉयशन। तो अब आता है फोर्स्ड ओवर एक्सप्लॉयशन। जब पॉपुलेशन की नीड्स कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती है तो फूड, क्लोथ्स और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए इंडस्ट्रीज को रिसोर्सेज की डिमांड को फुलफिल करना पड़ता है। इसीलिए इंडस्ट्रीज को इकोलॉजिकल बाउंड्रीज क्रॉस करने के लिए फोर्स होना पड़ता है।
फॉर एग्जाम्पल डिफॉरेस्टेशन की जा सकती है और ह्यूज अमाउंट में फॉसल फ्यूल बर्न किए जा सकते हैं इस केस में। तो स्टूडेंट्स पूरी कॉन्सेप्ट को लाइन बाय लाइन समझो। लिमिटेड रिसोर्स प्लस इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इक्वल टू इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन रिसोर्स, और अगर ये प्रेशर कंटिन्यूसली बढ़ता रहा तो रिसोर्स स्कार्सिटी और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब आगे देखते हैं द क्रिटिकल मैंडेट रिसोर्स कंजर्वेशन। सबसे पहले समझो कि रिसोर्स कंजर्वेशन यानी रिसोर्सेस का कंजर्वेशन आज ऑप्शनल नहीं रहा है, ये मैंडेटरी यानी जरूरी हो गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें फ्यूचर जनरेशन्स यानी आने वाली जनरेशन्स के लिए भी रिसोर्सेस को सेव करके रखना है और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। लेकिन कंजर्वेशन का मतलब ये नहीं है कि हम रिसोर्सेज का यूज करना ही कम्प्लीटली स्टॉप कर दें। इसका मतलब है कि हम रिसोर्सेज को वाइजली यूज करें और प्रॉपरली मैनेज करें। कोर स्ट्रेटजीज फॉर इफेक्टिव कंजर्वेशन। अब हम इफेक्टिव रिसोर्स कंजर्वेशन के कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज देखेंगे। इम्प्लीमेंटिंग द 4R पॉलिसी। सबसे पहले है 4R पॉलिसी। तो रिड्यूस अननेसेसरी कंजम्पशन को कम करना, चाहे इंडिविजुअल लेवल पर हो या इंडस्ट्रियल लेवल पर। रिफ्यूज का मतलब प्रोडक्ट को मल्टीपल टाइम्स यूज करना ताकि न्यू रॉ मटेरियल्स की एक्सट्रैक्शन को स्लो किया जा सके। रिसाइकल मतलब मेटल्स, प्लास्टिक और पेपर जैसे वेस्ट मटेरियल को प्रोसेस करके न्यू मटेरियल्स में कन्वर्ट करना, इससे नेचुरल रिसोर्सेस सेव होते हैं। रिफ्यूज मतलब इन्वायरमेंटली डैमेजिंग मटेरियल को रिजेक्ट करना, जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक्स। रिसोर्स सब्स्टिट्यूशन अल्टरनेटिव एनर्जी। नेक्स्ट है रिसोर्स सब्स्टिट्यूशन। इसका मतलब है एग्जॉस्टेबल फॉसिल फ्यूल्स जैसे कोल और ऑयल पर अपनी एनर्जी डिपेंडेंस को कम करना और रिन्यूएबल एक्टिव अल्टरनेटिव्स का यूज करना, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन। ये अल्टरनेटिव्स एनवायरनमेंट के लिए कंपैरेटिवली क्लीनर ऑप्शंस हैं। अब एफॉरेस्टेशन और बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन। एफॉरेस्टेशन का मतलब है सिस्टमेटिकली ट्रीज प्लांट करना। ट्रीज सॉइल को होल्ड करने में हेल्प करते हैं और सॉइल इरोजन को प्रोटेक्ट करते हैं। साथ ही हमें बायोडाइवर्सिटी को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए ताकि बायोटिक रिसोर्सेज को नेचुरली रिप्रोड्यूस और सेल्फ जनरेट होने का टाइम मिल सके। लास्ट है वाटर टेबल रिचार्ज। इसके लिए लार्ज स्केल रेन वाटर हार्वेस्टिंग की प्रैक्टिस की जा सकती है। रेन वाटर को कलेक्ट करके ग्राउंड वाटर रिजर्व्स को रिप्लेनिश यानी दोबारा रिचार्ज किया जा सकता है। इससे फ्रेश वाटर इकोसिस्टम को भी सेफगार्ड करने में हेल्प मिलती है। तो स्टूडेंट्स, रिसोर्स कंजर्वेशन का मेन गोल है रिसोर्स को वाइजली यूज करना, वेस्ट को रिड्यूस करना और फ्यूचर जनरेशन्स के लिए रिसोर्स को प्रोटेक्ट करना। अब इसके मेन मेथड्स क्या है? 4Rs पॉलिसी, रिसोर्स सब्स्टिट्यूशन, एफॉरेस्टेशन, बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन और वाटर टेबल रिचार्ज। तो यहाँ पर आपका टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू। अगर आप लोगों को कोई डाउट होगा तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने का ज़रूरत नहीं है। कहीं पर अगर आपको प्रॉब्लम हुआ हो, कहीं पर आपको समझ में नहीं आया हो या फिर मुझे समझाने में कोई दिक्कत हुआ हो या मुझसे कुछ गलती हुआ हो तो उसको एक बार कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उसे सुधारने का कोशिश करूँगा। और ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।